नमस्कार। कक्षा 12वीं विज्ञान का यूनिट 2 में पाठ संख्या 6 पादप जल संबंध एवं रसारोहण, अंतिम 2 टॉपिक रह गए हैं। एक तो रसारोहण एवं पादपों में जल का मार्ग और पादप जल मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक। पहला ही टॉपिक हम देखते हैं, पादप जल मार्ग। सामान्य सी बात हमको ध्यान है कि पादप जो जल है वो मूल के माध्यम से मृदा के उपस्थित जो जल के कण हैं उनको अवशोषित करते हैं। 2 प्रकार से ये होता है, सक्रिय एवं निष्क्रिय अवशोषण, जिसका अध्ययन हम आगे के वीडियो में कर चुके हैं। आज हम पादप जल का मार्ग जो है वो किस प्रकार है, यानी मृदा से जो जल का अवशोषण होता है वो मूल में किस प्रकार से कोशिकाओं द्वारा किया जाता है और कोशिका से यह जल अगली कोशिकाओं में किस प्रकार पहुंचता है, उसी को ही हम पादप जल मार्ग कहते हैं। अर्थात पादपों में जो जल का प्रवाह है वो किस प्रकार से होता है, वही पादप जल मार्ग है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, पादप जल मार्ग पार्श्वीय। पार्श्वीय का अर्थ है कि जो मूल है, मृदा के कणों के बीच में जो जल के अणु हैं, जब वो प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के दौरान मूल में जो पाई जाने वाली ऊतक हैं वो विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं, परंतु संवहन ऊतक, जिनका कार्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का है, वो 2 प्रकार के ऊतक पादपों में पाए जाते हैं, जो क्रमशः जिन्हें हम जाइलम एवं फ्लोएम कहते हैं। छोटी कक्षाओं में हमने देखा है एवं पिछली कक्षाओं में भी हमने देखा है कि जाइलम जो है वो पादपों में जड़ों के माध्यम से जल का प्रवाह अवशोषित करके जल स्थानांतरित करता है सभी जगहों पर। अर्थात जल का परिवहन जाइलम द्वारा एवं पत्तियों द्वारा जो बनाया गया प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन है उसे पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम ऊतक द्वारा किया जाता है। जाइलम ऊतक 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिनमें क्रमशः जाइलम पैरेन्काइमा, वाहिका, वाहिनिका, एवं चालनी नलिकाएं। इनके द्वारा जल का परिवहन किया जाता है। तो जल का परिवहन जो पादपों में होता है वो उसका 3 मार्ग है। 3 प्रकार से जल का परिवहन कोशिकाओं में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है, और वो तीनों जो परिवहन के मार्ग हैं उन्हें क्रमशः एपोप्लास्ट पथ, सिम्प्लास्ट पथ, रसधानीय पथ कहते हैं। हमने देखा है कि जो पादप कोशिकाएं हैं, जिसके 11वीं क्लास में हमने एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, मूल की संरचना, कोशिकीय संरचना, स्तंभ की कोशिकीय संरचना एवं पर्ण की कोशिकीय संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की है। जो सामान्यतः बाह्य त्वचा को, जो बाहरी भाग है, सबसे ऊपरी भाग है, उसे हम 2 भागों में एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस कहते हैं। इसके नीचे वाले भाग
संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और अंत में बीच में पीठ वाला भाग, मज्जा जिसे कहते हैं। इस प्रकार की संरचना हमने देख रखी थी। तो इन मार्गों द्वारा मृदा से जो जल के कण हैं वो किस प्रकार से कोशिका में प्रवेश करते हैं और आगे कैसे कोशिका से अगली कोशिका में जल का मार्ग बनता है। सबसे पहला है एपोप्लास्ट पथ। क्या मतलब हुआ इसका कि जब कोशिका, हमने देखा कोशिका भित्ति जो है उसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली जो है वो, उस पर विभिन्न प्रकार के पट्टिकाएँ पाई जाती है जिन्हें हम कैस्पेरियन पट्टिका कहते हैं, जिस पर सुबेरिन का निक्षेपण होता है। और इन सुबेरिन के कारण ये जो पट्टी है वो जल के प्रति अपारगम्य होती है। इसलिए कोशिका भित्ति जो है उनके बीच में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं और जिन्हें प्लाज्मोस्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोस्टोमेटा कहते हैं, जो सदैव खुले रहते हैं, जिनके माध्यम से कोशिका के अंदर का जो कोशिका भित्ति के नीचे और कोशिका झिल्ली के बीच का जो पथ है उसके अंदर से ही जल का प्रवाह होता है। कोशिका में अंदर वाले जो भाग हैं वो जल के परिवहन में भाग नहीं लेते हैं। और यहाँ पर जो जल का मार्ग बनता है, जल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता है, वो विसरण विधि द्वारा पहुँचता है। किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा पहुँचता है। जो पादपों की अंतस्थ त्वचा वाली भाग है, निचला भाग है, वो जीवित कोशिकाएं होती है और वो जल के प्रति अपारगम्य होती है। इसलिए इस प्रकार का जो पाथ है, इस प्रकार का जो रास्ता है, उसे हम पार कला परिपथ भी कहते हैं। दूसरा है सिम्प्लास्ट पथ। सिम्प्लास्ट पथ का अर्थ है कि जल जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचता है, तो इस हेतु जीव द्रव्य तंतु एवं प्लाज्मोस्टोमेटा अर्थात जीव द्रव्य से होते हुए एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचता है। तो यह क्रिया परासरण विधि द्वारा संपन्न होती है। परासरण विधि का मतलब है, परासरण का अर्थ है पादप कोशिका में या किसी भी अन्य कोशिका में जल के अणुओं का एक स्थान से यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और गमन यदि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है तो उसे हम परासरण कहते हैं। तो यहाँ पर दो कोशिकाओं के बीच में जो कोशिका झिल्ली है उस माध्यम से जो है ये पहुँचेगा। इस हेतु जीव द्रव्य जो है उसके बीच में पाए जाने वाले जो तंतु हैं उनके माध्यम से ये कोशिका रस जो है वो पहुँचता है। चूँकि कोशिका के अंदर ये क्रिया हो रही है, इस हेतु कोशिका में जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, अतः एटीपी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है इस प्रकार के परिवहन में। यह मार्ग अधिक प्रतिरोधी वाला मार्ग है। यहाँ लिख सकते हैं आप, अधिक प्रतिरोधी। तीसरा जो पथ है रसदानीय पथ। इसमें भी कोशिका के अंदर जल का परिवहन हो रहा है। चूँकि हमने पादप कोशिका में देखा है जंतु कोशिका की अपेक्षा बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं और जब जल का परिवहन इन रिक्तिकाओं के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीवद्रव्य कला के द्वारा होता है तो इस प्रकार के पथ को हम रसदानीय पथ कहते हैं और यह भी परासरण विधि द्वारा संपन्न होती है। इसमें प्लाज्मोस्टोमेटा की आवश्यकता नहीं होती है एवं परासरण विधि द्वारा ही इस क्रिया के अंदर जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश करता है। चूँकि ये भी कोशिका के अंदर हो रहा है जल का परिवहन, अतः इस प्रकार के पथ में भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, एटीपी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से तीन एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट पथ और रसदानीय पथ, तीन प्रकार के ये मार्ग हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं में जो अवशोषित कोशिका जड़ों द्वारा जो अवशोषित जल है वो आगे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में इस प्रकार पहुंचाया जाता है।
आइए अब हम देखते हैं पादप जल मार्ग को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। पादप जल मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक। पादप जल मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला है मृदा जल। सीधा ही है, क्योंकि मृदा के बीच से ही जो जल है वो कार्य उपयोग में लिया जाएगा। तो हम सब देख रहे हैं कि भूमि पे जो जल है, जब वो पृथ्वी द्वारा मृदा के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो संपूर्ण जल पादप को उपयोग में नहीं आता है। जल जो है वो सतह के नीचे जब पहुंचता है तो अधिकांश जल जब नीचे पहुंच जाता है भूतल में, तो वो जल जो है उसे हम भौम जल कहते हैं, जो पादप के लिए उपयोग में नहीं आता है। तो कौन सा जल उपयोग में आता है? तो मृदा में उपस्थित, यहाँ मृदा में जो उपस्थित जल की मात्रा है, मृदा जल जिसको कहते हैं, केवल पादपों के लिए यही जल जो है वो उपयोगी होता है। अर्थात मृदा के जस्ट नीचे वाला भाग, जो जल कणों के बीच में जो फंसा जल है, वही जल जो है वो पादप के लिए उपयोगी होता है। तो जितना अधिक मृदा में जल की मात्रा होगी, जितने सूक्ष्म कण होंगे, उतने ही जल की मात्रा अधिक अवशोषित होगी और मृदा के कणों के बीच में रहेगी। तो जितनी ज़्यादा मृदा में जल की मात्रा होगी, उतनी ही पादप को ये जल उपलब्ध हो पाएगा। दूसरा है मृदा वातन। जो मरुद्भिद पादप होते हैं या शुष्क आवासों में रहने वाले जो पौधे हैं, उनकी पर्ण पर, पत्तियों पर मोम अथवा क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है एवं रंध्रों की संख्या भी कम होती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो थोड़ी कम होती है। अर्थात जैसे जैसे मृदा में वायु की मात्रा, अर्थात वायु की मात्रा अधिक होगी, वैसे वैसे वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी और वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ने से जल अवशोषण की मात्रा जो है वो बढ़ती है। अर्थात दोमट मृदा जो है, उनमें जल अवशोषण की जो मात्रा है वो सर्वाधिक होती है और जलक्रांत मृदा से जल अवशोषण शून्य अथवा निम्न प्रकार सा होता है। तीसरा है टेम्परेचर। मृदा का ताप सामान्यतः 25 से 35 डिग्री के बीच में या 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जल अवशोषण अधिकतम होता है। अधिकतम होता है, यानी टेम्परेचर जो है, तापमान अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ेगी और वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी
बढ़ेगी तो क्या होगा? जल अवशोषण अधिक होगा। अर्थात जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मृदा अवशोषण की, जल अवशोषण की जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। और अंत में है चौथा, मृदा विलयन की सांद्रता। किसके समानुपाती है? जल अवशोषण के। मृदा विलयन, जल एक अच्छा विलायक है जिसमें बहुत सारे खनिज लवण घुले हुए होते हैं मृदा में, जो पाए जाते हैं। जल जब अवशोषित किया जाता है तो उसके साथ ही खनिज लवणों का भी अवशोषण कर लिया जाता है, घुल के और मृदा द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो जैसे जैसे सांद्रता, अगर खनिज लवणों की सांद्रता बढ़ती जाएगी तो जल अवशोषण की मात्रा जो है वो घटेगी। घटेगी अर्थात कमी होगी, क्योंकि जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती जाएगी, जल में खनिज लवणों की मात्रा घुलती जाएगी, वैसे वैसे जल का प्रवाह कम होता जाएगा और जल के प्रवाह कम होने के कारण अवशोषण की दर कम होती जाएगी। तो आज हमने इस टॉपिक में दो चीज़ों का अध्ययन किया है। एक तो पादप जल मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक, और दूसरा पादप कोशिकाओं में जल जो है वो किस प्रकार से आगे ट्रांसपोर्टेशन होता है या स्थानांतरित होता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो जाने का मार्ग है वो किस प्रकार से है। अगले टॉपिक में हम रसारोहण एवं रसारोहण की क्रियाविधि के साथ साथ किस प्रकार से जल अवशोषण किया जाता है और रसारोहण की क्रिया हेतु कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, अंतिम टॉपिक रहा है, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।